हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों कि बहुत अच्छे होंगे आप सब और घर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। मतलब कहने का डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इसके पहले दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 ना देखा हो, वो बेल आइकन पे जा करके चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में कि भाई दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे दोहरा लेखा प्रणाली। तो आपको दिया गया यहाँ पे मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कहने का दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या है, जरा कहता है, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोहरा लेखा प्रणाली का आशय लेखाकरण की उस प्रणाली, उस न्यायपूर्ण प्रणाली एवं वैज्ञानिक प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में से एक रूप को ऋणी मतलब कहने का डेबिट और दूसरे को धनी मतलब कहने का क्रेडिट कुछ निश्चित नियमों के आधार पर कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। भाई यहाँ पे कह रहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली का आशय क्या होता है, लेखाकर्म की। मतलब जब हमने पढ़ा था पहले लेखाकर्म के बारे में कि भाई लेखाकर्म होता क्या है ना, तो लेखाकर्म के उस न्यायपूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में से, मतलब कहने का भाई नोट कर लो इसको कि दोनों सौदे का मतलब क्या होता है भाई, दोनों मतलब प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में से एक रूप को ऋणी और दूसरे क्या करते हैं, धनी मतलब कहने का क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब भी कोई व्यवसाय होता है आपका, तो उस व्यवसाय में कुछ ना कुछ लेन देन होते रहते हैं। तो जब भी लेन देन आपका होता है, जो भी व्यवहार आपका होता है, जो भी आपका सौदा होता है, तो सौदे के दो रूप हो जाते हैं। कैसे होते हैं जरा ये जान लेते हैं। तो भाई जब भी आप किसी को माल बेचते हो या किसी से माल परचेज करते हो, तो भाई एक हाथ देते हो और दूसरे हाथ से लेते हो। जैसे अगर आप परचेज कर रहे होते हो तो माल आपके पास आ रहा होता है, लेकिन उसके बदले में आपके पास से रोकड़ जा रहा होता है। देन इसके बाद ऐसे ही अगर आप विक्रय कर रहे होते हो तो आपके पास से माल जा रहा होता है और आपके पास कैश आ रहा होता है। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी कोई भी आप लेन देन करते हो तो उसके दो रूप होते हैं, एक पक्ष आने वाला, दूसरा आपका जाने वाला। या कह सकते हैं कि एक दो खाते होते हैं, एक आपका डेबिट, दूसरा आपका क्रेडिट। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक रूप को डेबिट मतलब कहने का ऋणी करते हैं, डेबिट कर देते हैं, और दूसरे को धनी मतलब कहने का क्रेडिट कर देते हैं दोस्तों। ठीक, आगे और भी किस लिए, कुछ निश्चित नियमों के आधार पर मतलब कहने का भाई अकाउंट में क्या होते हैं, कुछ निश्चित मतलब कहने का नियम होते हैं, एक रूल्स होते हैं। उन रूल्स के आधार पर हम कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य, अब भाई उद्देश्य क्या होता है, जैसे सौदों का रिकॉर्ड तो कर ही लेते हैं हम। ठीक, देन इसके बाद उनकी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। देन इसके बाद फिर हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, जहां से हम अपने लाभ हानि की गणना करते हैं। उसके बाद देन वित्त स्थिति के बारे में जानने के लिए हम वित्त विवरण बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उद्देश्य क्या हो गया, बाय ट्रेडिंग पीएल करके प्रॉफिट लॉस निकालना, देन उसके बाद अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। ठीक है, आगे तो भाई हुआ क्या मतलब यहाँ पे कि दोहरा लेखा प्रणाली का आशय लेखाकरण की उस न्यायपूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में से एक रूप को ऋणी और दूसरे को धनी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों आपको ये वाला पॉइंट। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी भाषा में कि भाई दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है, हमारी आगे भाषा में थोड़ी समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं मान लो भाई कोई व्यवसाय अगर आपने ओपन किया है तो व्यवसाय में कुछ ना कुछ तो लेन देन तो आपका होता ही रहता है। भाई लेना और देना मतलब कहने का एक हाथ आप ले रहे हो कुछ, तो बदले में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। तो भाई दे रहे हो ले रहे हो, तो पैसा मान लीजिए अगर आप माल खरीद रहे हो, मैंने बताया अभी आपको, तो पैसा आपके पास से जा रहा है लेकिन माल आपके पास आ रहा है। विक्रय करते हो अगर, तो भाई कैश आपके पास आता है और गुड्स आपके पास से चला जाता है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है मेरा कि जब भी आप कोई लेन देन करते हो तो उसमें दो पक्ष होते हैं, इट मीन दो खाते इंक्लूड होते हैं उसमें। ठीक है, तो दोनों खाते प्रभावित होते हैं और ये जो
खाते प्रभावित हो रहे हैं, ये जो नियम है वो कौन सा आपका है, दोहरा लेखा प्रणाली का होता है, जिसकी वजह से प्रत्येक सौदे के दो रूप हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम ये कहें कि भाई एक ही पक्ष होगा तो वो क्या होगा भाई, सौदे में कभी भी एक पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यवसायी जो है अपने आप में खुद ही अपने माल को क्रय करे और खुद ही विक्रय कर ले। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप माल खरीदोगे तो किसी अन्य व्यक्ति को तो बेचोगे, तो दो पक्षकार हुए कि नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी कोई लेन देन होगा तो दो पक्षकार उसके होंगे। भाई दो पक्षकार हैं, इट मीन दो खाते हैं, तो एक खाते को डेबिट कर देंगे और दूसरे खाते को दोस्तों क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया तक? आगे दोस्तों अब ठीक, अब यहाँ उद्देश्य की बात की गई थी, तो मतलब दोस्तों यह है कि भाई प्रत्येक व्यवसायी जो लेन देन का रिकॉर्ड रखना चाह रहा है, उसका लेखा कर रहा है नियम के अकॉर्डिंग, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ही। अब उद्देश्य क्या है उसका? जैसे भाई प्रॉफिट लॉस निकालना अपने व्यवसाय का, देन उसके बाद उसका व्यवसाय किस कंडीशन में है, अच्छी पोजीशन में है या गड़बड़ है, लोन कितना है, एसेट्स कितनी है, कैपिटल कितनी है, लायबिलिटी कितनी है उसकी, और देन उसके बाद खर्चे कितने, उसके इनकम कितनी है। तो इन सब की जानकारी के लिए वो अपना ट्रेडिंग पेयर, देन उसके बाद बैलेंस शीट बनाता है दोस्तों। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको यहाँ पे ठीक। तो दो खाते प्रभावित होते हैं गणना प्रणाली में, एक पक्ष को आप डेबिट करते हो और दूसरे को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ठीक है, आगे दोस्तों अब हम समझने वाले हैं उसके कैरेक्टर स्टेट्स के बारे में। तो आपको दिया गया है पहला पॉइंट है इसमें, दो खाते प्रभावित होना। देखिए भाई कह रहा है, ऊपर ही कह रहा है आपको, इसकी विशेषता बता रहा है कि दो खाते होते हैं, टू अकाउंट। भाई जब भी कोई लेन देन होगा दोहरा लेखा प्रणाली के तहत, तो कितने खाते प्रभावित होंगे आपके, दो खाते प्रभावित होंगे, एक पक्ष आपका देने वाला, दूसरा पक्ष आपका लेने वाला। दोस्तों समझ में आ गया आपको यहाँ तक? आगे अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। तो आपको दिया गया यहाँ पे व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत पहलू का लेखा करना। भाई लेखा करना ठीक। अब भाई व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत पहलू का लेखा करना। अब आप कहोगे सर व्यक्तिगत क्या है और अव्यक्तिगत क्या होता है, तो थोड़ी बातों में जान लेते हैं। भाई व्यक्ति मतलब पर्सनल, ऐसा खाता जो किसी व्यक्ति से रिलेटिव हो वो आपका पर्सनल कहलाएगा। ऐसा खाता, ऐसा लेन देन जो किसी व्यक्ति से रिलेटिव ना हो। जैसे क्या भाई, अब आप कहोगे कि भाई व्यक्ति से नहीं है तो अव्यक्तिगत कौन हो गया, है ना? मतलब ऐसे कहने का जो हमारे खर्चे हो, जो हमारी इनकम से रिलेटिव हो, देन इसके बाद या हमारी एसेट से रिलेटिव हो। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड है, मशीनरी है, गुडविल है, इन सबसे रिलेटिव हो। और खर्च की बात करें, सैलरी पेमेंट करते हो, ऑफिस एक्सपेंस करते हो, ट्रेवलिंग एक्सपेंस देते हो आप। और इनकम की बात कर लेते हैं तो मान लीजिए कमीशन रिसीव करते हो, डिस्काउंट रिसीव करते हो आप, ये सब क्या हमारी इनकम है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आगे तो मतलब कहने का कि दोनों पहलू के लेखे होते हैं, भाई व्यक्तिगत हो या व्यक्तिगत हो, लेकिन उनकी वैल्यू किसमें होनी चाहिए, मुद्रा के रूप में होनी चाहिए, तभी उसका लेखा दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं। समझ में आ गया? आगे अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लेखा निश्चित नियमों के आधार पर क्या आता है। भाई ये वाला पॉइंट तो हमने यहाँ भी देखा था, ये रहा भाई निश्चित नियमों के आधार पर। तो भाई निश्चित नियम क्या है उसके, कि भाई अकाउंट में रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसे बोलता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, मतलब कहने का खाते का सुनहरा नियम। दोस्तों आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये जान लो कि निश्चित नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों और नियमों के आधार पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेखा करते हैं। आगे अब दोस्तों बात आती है आपके पॉइंट नंबर 4 की, जो आपको दिया है तलपट बनाना। जब भी हम लेखा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो उसकी अंगगणितीय जांच करने के लिए, भाई मान लो लेखा आपने कर लिया, बाय मिस्टेक कोई गलती हो उसमें, ठीक, या आप कुछ लिखना भूल गए हो, या आपने एंट्री तो कर ली, लेखा कर लिया, लेकिन सही तरीके से नहीं किया है, रूल्स फॉलो नहीं किया आपने, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो वित्त विवरण है वो सही तरीके से डिसीजन प्रेजेंट नहीं करता दोस्तों। ठीक है, तो जरूरी क्या है, तलपट बनाना, मतलब कहने का जो हमने लेखा किया है उसकी अंगगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया गया विवरण क्या कहलाता है, आपका तलपट कहलाता है। दोस्तों समझ में आ गया? आगे अब दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में दोस्तों। अब भाई अकाउंट्स के बारे में बात करें तो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि भाई अकाउंट्स होता क्या है, लेकिन यहाँ पे अब फिर से डिस्कस कर लेते हैं अकाउंट्स होता क्या है। सिंपल सी भाषा में भाई जब भी कोई व्यक्ति हो या फर्म हो संस्था हो उससे रिलेटिव जो भी लेन देन होते हैं, अगर उन सौदों को छाट करके किसी एक स्थान पर अलग से छाट कर रख देते हैं, भाई किसी एक स्थान पर अलग से छाट कर रख देते हैं, तो वह स्थान जहाँ पे उसे रखा गया होता क्या कहलाता है आपका अकाउंट, इट मीन्स खाता कहलाता है। तो समझ आया, व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं उन सभी को छाट करके अलग से किसी एक स्थान पर लिख देना क्या कहलाता है आपका खाता कहलाता है। समझ में आ गया तक आगे। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, तो आपको दिया गया है टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपको दिया गया यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, दूसरा दोस्तों आपको दिया गया है इम्पर्सनल अकाउंट। बात करें पर्सनल की तो इसे बोलते हैं दोस्तों व्यक्तिगत खाता, ठीक है। दूसरा इम्पर्सनल की बात करते हैं तो वो होता है आपका अव्यक्तिगत खाता। तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था यहाँ पे भाई व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दो तरह के पहलू होते हैं, तो यहाँ में वही बात कर रहा है। टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं आपके यहाँ पे पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब कुछ लोग कहते हैं सर कि 3 टाइप्स के होते हैं, भाई 3 टाइप्स के नहीं होते, वैसे तो होते बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका पर्सनल, दूसरा आपका इम्पर्सनल। कुछ लोग कहते हैं सर रियल भी होता है और नॉमिनल होता है, ठीक है। तो भाई वो इसके पार्ट होते हैं, किसके, इम्पर्सनल अकाउंट के, क्या है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम डिस्कस करेंगे 1 पॉइंट को, जो कि है आपका पर्सनल अकाउंट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। तो भाई पर्सनल बात कर लेते हैं, यहाँ पे व्यक्तिगत खाते की बात करेंगे यहाँ पे। तो आपको दोस्तों दिया गया है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपको दे रखा है यहाँ पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन इसके बाद आपको दिया गया है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और देन इसके बाद दोस्तों आपको दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कहने का मतलब दोस्तों ये है यहाँ पे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, दूसरा आपका कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, तीसरा आपको दिया गया है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। समझ आ गया दोस्तों। अब इनकी बारी बारी डिस्कस कर लेंगे कि भाई होते क्या हैं ये, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई पर्सनल आपको दिया गया है, मतलब कहने का व्यक्तिगत खाता। किसी व्यक्ति से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो आपके व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति से संबंधित जो भी खाते होते क्या कहलाते हैं, आपके व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। अब भाई व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं, जैसे राम है, मोहन है, सोमन है, गीता है, ये सब किसमें आते हैं, भाई व्यक्ति ही तो हैं, ठीक है। लेकिन इसके सिवा कुछ और भी व्यक्ति होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल में बात कर ले, अभी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों तो मतलब कहने का राम, गीता, सोहन, ये क्या है, पर्सनल मतलब व्यक्ति एक तरीके के, दूसरे किसमें आते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इसके टाइप्स की। तो कहता है पहला पॉइंट आपको दिया गया है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब कहने का प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, ठीक है दोस्तों। भाई प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल होता है। ऐसे व्यक्ति जो कि प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न हुए होते हैं या फिर प्राकृतिक रूप में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हम आपका दोस्तों, भाई कैसे हम नेचुरल हैं, है ना, ये तो है नहीं वो बनाया गया है, मतलब खुद ही स्वतः ही, मतलब कहने का ये है कि भाई प्राकृतिक रूप से हम जन्मे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, भाई सर राम है, मोहन है, गीता है, या फिर सोहन है, जो भी है आपका, कई सारे व्यक्ति इसमें आ जाते हैं, ठीक। अगला दूसरा दोस्तों यहाँ पे दिया गया आपको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मतलब कहने का कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। अब भाई कृत्रिम का क्या मतलब है, ठीक है, ऐसे खाते जो जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन उन्हें व्यक्तिगत खाता माना जाता है। ऐसे खाते जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, कहने मतलब जैसे हम आप हैं, तो हमारा आपका क्या है, भौतिक अस्तित्व है करिएगा, हम आप दिखते हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, तो हम जान सकते समझ सकते हैं, प्राकृतिक रूप से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, दे रखा आपको आर्टिफिशियल, मतलब बनाया गया होता है, तो लोग भौतिक अस्तित्व नहीं है उनका, ठीक, लेकिन वो व्यक्तिगत खाते माने जाते हैं, मतलब माने जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे आपके वो कृत्रिम
व्यक्तिगत खाता, मतलब कहने का आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आता है जब देखते हैं तो फर्म है, कंपनी है, बैंक है, एक्सेट्रा। मतलब कहने का कि भाई जो भी फर्म आपकी होती है, जो भी कंपनी होती है और बैंक होते हैं, आपने देखा होगा कि भाई व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होता है, ठीक है। तो इनका कोई अपना खुद का भौतिक अस्तित्व नहीं होता, तो व्यक्ति से रिलेटिव है, इसलिए इसे माना जाता है क्या, व्यक्तिगत खाता माना जाता है, ठीक है। तो भाई कोई फर्म हो गई, जैसे फर्म की बात कर लेते हैं, ठीक, फर्म हो गई, या फिर कंपनी, जैसे कंपनी में क्या रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी है। देन इसके बाद आपकी बैंक की बात कर लेते हैं, एसबीआई बैंक, बीओबी बैंक, पीएनबी बैंक, ऐसी बहुत सारी बैंक दोस्तों यहाँ पे होती हैं। समझ में आ गया आपको। आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में। भाई होता क्या है ये जान लेते हैं पहले ना, ठीक है। ऐसे खाते जो व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, या जिनको, या वो खाते जो व्यक्तिगत खाते के प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब कहने का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। समझ में आ गया दोस्तों यहाँ तक। आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके बारे में, आपको दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या आता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एंड अनएक्रूड इनकम एक्सेट्रा। मतलब कहने का भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, एक्रूड इनकम हो, या फिर आपका अनएक्रूड हो, ठीक है, ये सब किसमें आते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब भाई आप हो गए आउटस्टैंडिंग कैसे संबंधित व्यक्ति से, मान लिया जाए अगर कि भाई आप क्या मजदूर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या पे करते हो, उसको मजदूरी पे करते हो। भाई मजदूरी पे कर रहे हो, ठीक, तो अगर आपको मजदूरी पेमेंट करनी है उसकी, तो आप मान लीजिए 1000 रुपये होते हैं, 1000 रुपये हो रहा है, तो आप कितना पेमेंट करते हो, उसको 800 कर देते हो। तो बचा कितना अभी तक, 200। तो भाई 200 जो बच गया, मतलब देना बाकी है। भाई देना बाकी है, किसको देना है, व्यक्ति को देना है। रिलेटिव किससे है, व्यक्ति से रिलेटिव है, इसलिए दोस्तों क्या बन जाएगा आपको 200 आउटस्टैंडिंग, मतलब देना बाकी है। ऐसे ही आपका प्रीपेड है, मतलब कहने का भाई पहले ही हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो किस रिलेटिव आपका व्यक्ति से है, इसलिए दोस्तों क्या कहलाएगा आपका ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ में आ गया। आगे अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट के, ऐसे खाते जो कि किसी व्यक्ति से संबंधित ना हो, क्या कहलाते हैं आपके, वो इम्पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको। देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। इसमें 2 टाइप्स है इसके, एक आपका रियल अकाउंट है, दूसरा आपका नॉमिनल अकाउंट है। कहने का मतलब दोस्तों बात यह है यहाँ पे कि भाई रियल का मतलब आपका होता है वास्तविक खाता, और नॉमिनल का मतलब आपका होता है नाममात्र खाता। ऐसे खाते जो हमारे संपत्तियों से रिलेटिव होते हैं, ऐसे खाते जो हमारे संपत्तियों से रिलेटिव होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम वास्तविक खाता बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ में आपको आ रही होगी कि भाई जो खाते हमारे संपत्ति से रिलेटिव, मतलब कहने का एसेट से रिलेटिव हो, तो भाई एसेट से संबंधित है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट हो गया, ये एसेट्स अकाउंट हो गया। तो भाई इसका एक नाम और होता है आपका, वो है आपका एसेट्स अकाउंट। ठीक दोस्तों, यहाँ पे बस संपत्ति खाता और वास्तविक खाता दो नाम होते हैं इसके, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इसके टाइप्स की, तो 2 टाइप्स इसके होते हैं। आपको दिया गया यहाँ पे टेंजिबल एसेट, दूसरा आपको दिया गया इनटेंजिबल एसेट। भाई टेंजिबल का मतलब होता है मूल संपत्तियां, और आपका इनटेंजिबल मतलब होता है अमूर्त संपत्तियां। बात करेंगे टेंजिबल की, ऐसी संपत्तियां जिन संपत्तियों को हम छू सकते हो, देख सकते हो, क्या कहलाती है आपकी टेंजिबल एसेट्स। समझ आया दोस्तों, मतलब कहने का मूर्त संपत्तियां। जैसे बात करते हैं कैश, भाई कैश उसको हम छू सकते हैं, बैंक देख सकते हैं, और जा भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई ना। स्टॉक भाई वो पड़ा हुआ, छू सकते हैं, दे सकते हैं। आगे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, मोटर गाड़ी है, ये सब दोस्तों क्या होते हैं आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिसको हम देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, जिनके साथ हम व्यवहार कर सकते हो अपना। ठीक, अगला अगला पॉइंट आपको दिया गया है इनटेंजिबल एसेट, मतलब कहने का अमूर्त संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जिनको हम छू ना सकते हो, क्या कहलाते हैं आपकी, वो अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे दोस्तों बात कर ले, यहाँ पे आपको दिया गया है इनटेंजिबल में गुडविल है, पेटेंट्स है, और ट्रेड मार्क्स है दोस्तों। मतलब क्या है, गुडविल जो कि दिखाई नहीं देती है, ट्रेडमार्क है, और पेटेंट्स आपका, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं।
एक बात दोस्तों बता दूं आपको, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी क्या है, अमूर्त संपत्ति है भाई। कैसे, अगर कंप्यूटर ओपन करो तो आप देख सॉफ्टवेयर बहुत सारे जो पड़े होते हैं, ठीक, आपको हाथ डाल के निकाल लोगे, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई, कंप्यूटर ही टूट जाएगा आपका। मतलब कैसा है, इनटेंजिबल एसेट्स हमारी होती है दोस्तों। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे। अब दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है रियल अकाउंट को, जहां पर टू टाइप पढ़े हमने, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की, मतलब कहने का नाम मात्र खाते के बारे में दोस्तों, ठीक। तो नॉमिनल अकाउंट होता क्या है ये जान लेते हैं। ऐसा खाता जो हमारे आय तथा व्यय संबंधित हो, क्या कहलाता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। ऐसा खाता जो हमारे आय तथा व्यय से रिलेटिव हो, संबंधित हो, क्या कहलाता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। अब भाई बात करें यहाँ पे आय और व्यय से है, तो भाई आय का मतलब क्या होता है, जो हम व्यवसाय जब भी करते हैं, ठीक, जो हमें आमदनी के रूप में प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, आपका इनकम कहलाती है, ठीक है। और जो उस इनकम को पाने के लिए जो पैसे हम लगाते, लागत लगाते हैं, क्या कहलाती है, हमारी खर्च कहलाती है दोस्तों। समझ में आ गया, आगे। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो आपको दिया गया इनकम इधर और आपका इधर एक्सपेंस दिया गया है भाई। तो इनकम की बात करें तो क्या होता है भाई, ब्याज रिसीव किया आपने, मतलब कहने का इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, डिस्काउंट रिसीव किया आपने, कमीशन रिसीव किया आपने, तो आपकी इनकम हो गई, ठीक। आगे यहाँ पे बात करें दोस्तों सेल, आपको एक्सपेंस दिया गया है। अब एक्सपेंस क्या होता है भाई, देखिए सैलरी अलाउड है आपका, इसके बाद कमीशन अलाउड है, फिर आपका डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेब्ट्स है जो कि लॉस में जाता है आपका, ये सब क्या आपका एक्सपेंस माना जाता है। इसके सिवा और भी होते हैं, ऑफिस एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, बहुत सारे दोस्तों एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका एक्सपेंस हो गया यहाँ पर, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे देखा हमने कि हमने सभी पॉइंट को डिस्कस कर लिया है काफी अच्छे तरीके से। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों अगर कहीं पे किसी पॉइंट में आपको दिक्कत नजर आती है या फिर समझ में कम आ रहा होता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझा करके आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक